स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ PHIC 107 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में टिकेंगे और आपका अच्छे मार्क्स लाने में आपको मदद करेंगे। आपको देख सकते हैं आप कि ये आपका टाइटल है भारत का इतिहास 4 और 1206 से लेकर 1550 तक का इसमें स्टोरी बताया गया है। इसमें इसका जो स्टोरी है वो 1206 से लेकर 1550 तक का है। तो ये देखेंगे आप और ये आपके पता है ना आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स या फिर जून 26 में देने वाले हैं, दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। पहला आपका प्रश्न है, फर्स्ट नंबर, दिल्ली सुल्तानों की मंगोलों के प्रति नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। दिल्ली सल्तनत के सामने आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइए कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से सिटी से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। देन आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखना है आपको, एयरपोर्ट या ब्लूटूथ का यूज करके, ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। देन लास्ट में आपको करना है पीडीएफ लेना है, ठीक है। ये नहीं कि पहले पीडीएफ ले लेंगे खुद से कुछ, पहले आपको समझना है देन आपको पीडीएफ लेना है, ये प्रोमिस करके देना है। ऐसे क्या होगा, आपको समझ में आया हुआ रहेगा, पीडीएफ से एक बार रिविजन करेंगे आराम से हो जाएगा काम। फिर से देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सुल्तानों की मंगोलों के प्रति, किसके प्रति, मंगोलों के तो प्रति नीतियों का क्या करिए, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। दिल्ली सल्तनत के सामने मंगोलों का खतरा सबसे बड़ी क्या थी, विदेशी चुनौती था। ठीक है, सबसे बड़ी क्या थी, विदेशी चुनौती समस्या था कि उनसे लड़ना, उनका समस्या समाधान करना, उनसे संघर्ष करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी दिल्ली सल्तनत के सामने। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने बार बार भारत की सीमाओं पर आक्रमण किए। दिल्ली सुल्तानों की नीति मुख्य रूप से रक्षा और सुरक्षा पर आधारित थी। इल्तुतमिश ने प्रारंभ में कूटनीति अपनाई और मंगोलों से सीधे टकराव से बचा। उसने शरणार्थी मंगोलों को सीमित रूप में आश्रय भी दिया ताकि स्थिति न बिगड़े। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल खतरा सबसे अधिक बढ़ गया। उसने एक मजबूत सैन्य नीति अपनाई। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर किले बनवाए, बड़ी स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नियमित वेतन दिया गया। मंगोल आक्रमणों को कई बार सफलतापूर्वक रोका भी गया और यह नीति काफी प्रभावी रही, लेकिन इससे राज्य पर आर्थिक दबाव भी पड़ा। मतलब क्या आर्थिक दबाव, ये कि इसमें खर्च बहुत सारा हो गया जिसकी वजह से पैसे कम हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों को जगीरें, मतलब उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए तो उन्होंने मंगोलों को जगीरें देकर शांत करने की कोशिश की, पर यह नीति असफल रही। इससे प्रशासन में अव्यवस्था फैली। फिरोज शाह तुगलक के समय मंगोल खतरा कुछ कम हो गया, इसलिए नीति अपेक्षाकृत नरम रही। दिल्ली सुल्तानों की मंगोल नीति कभी कूटनीति, कभी कठोर सैन्य और कभी समझौतावादी रही। अलाउद्दीन की नीति सबसे प्रभावी मानी गई जाती है, जबकि तुगलक काल की नीतियां कमजोर सिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी भारत शैली और दक्कनी चित्रकला के विकास की व्याख्या कीजिए। 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच भारत में चित्रकला का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस काल में पश्चिमी भारत शैली और दक्कनी चित्रकला प्रमुख रूप से उभरी। पश्चिमी भारतीय शैली का विकास गुजरात, राजस्थान और मालवा क्षेत्र में हुआ। यह शैली मुख्य रूप से जैन ग्रंथों के चित्रण से जुड़ी थी। इसमें चमकीले रंग, सपाट आकृतियां, बड़ी आंखें और सीमित पृष्ठभूमि दिखाई देती है।
धार्मिक विषयों को प्रमुखता दी गई और चित्रों में भावों की अपेक्षा प्रतीकात्मक अधिक थी प्रतीकात्मकता अधिक थी। दूसरी ओर चित्रकला का विकास दक्कन क्षेत्र में बहमनी और बाद में अन्य दक्कनी सुल्तानों के संरक्षण में हुआ। इस शैली में फारसी प्रभावी स्पष्ट दिखता है। रंगों में गहराई, प्राकृतिक दृश्य, फूल पत्तियां और भावपूर्ण चेहरे इसकी विशेषता थे। यहाँ धार्मिक विषयों के साथ साथ दरबारी जीवन और प्रेम और प्रकृति को भी चित्रित किया गया है। दोनों शैलियों में अंतर होते हुए भी उन्होंने भारतीय चित्रकला की परंपरा को समृद्ध किया। पश्चिमी शैली धार्मिक और परंपरागत रही। क्या रही? पश्चिमी शैली धार्मिक और भी क्या रही? परंपरागत रही, जबकि दक्कनी शैली अधिक कलात्मक और भावनात्मक थी। 13वीं से 15वीं शताब्दी का काल भारतीय चित्रकला के विकास का महत्वपूर्ण चरण रहा, जिसने आगे चलकर मुगल चित्रकला की क्या की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3 है। मोस्ट नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में भारत के प्रमुख सूफी सिलसिलों की सूची दीजिए। चिश्ती सिलसिले की लोकप्रियता के कारण बताइए। दिल्ली सल्तनत काल में सूफी आंदोलन का भारत में व्यापक प्रसार हुआ। इस समय कई प्रमुख सूफी सिलसिले सक्रिय थे। इनमें इनमें मुख्य रूप से चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, ये सब। पहली बात करते हैं चिश्ती सिलसिला की। तो इसमें से चिश्ती सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। इसकी स्थापना भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की। इस सिलसिले की लोकप्रियता के कई कारण थे। चिश्ती संत सरल जीवन, प्रेम और सहनशील और मानवता पर जोर देते थे। दूरी वे राजसत्ता से दूरी बनाकर रखते थे और गरीबों व आम जनता के बीच रहते थे। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति सेवा और प्रेम से होती है और न कि धन और शक्ति से। चिश्ती संतों ने स्थानीय भाषा में उपदेश दिए, जिसे आम लोग उनसे जुड़ सके। कव्वाली और संगीत का प्रयोग भी इसी सिलसिले की विशेषता थी, जिसने लोगों को आकर्षित किया। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों में उनकी समान लोकप्रियता रही। चिश्ती सिलसिला देखो, ये यहाँ पे जो है ना, यह सिलसिला तो बहुत सारा, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो प्रमुख था वो चिश्ती सिलसिला। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सल्तनत काल में भारत के प्रमुख सूफी सिलसिलों की चीज बनाइए। ये टोटल सूची है, ये जो दिख रहा है ये सूची है। सूची में जो चिश्ती सिलसिला जो है वो सबसे प्रमुख थे। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाया। बाकी चिश्ती सिलसिला की लोकप्रियता का मुख्य कारण उसका मानवीय दृष्टिकोण, सरल आचरण और जनता से सीधे जुड़ाव था, जिसने इसे सुल्तान काल का सबसे प्रभावशाली सूफी आंदोलन बना दिया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 रखा हुआ है। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हिंदी साहित्य का विकास पर टिप्पणी कीजिए। 13वीं से 16वीं शताब्दी का काल हिंदी साहित्य के विकास का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस समय हिंदी साहित्य मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन के प्रभाव में विकसित हुआ। साहित्य का उद्देश्य ईश्वर भक्ति के साथ 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 समाज सुधार भी था। इस काल में अवधी, ब्रज और खड़ी बोली जैसी भाषाओं का विकास हुआ। कबीर, रैदास और गुरु नानक जैसे संत कवियों ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया। उन्होंने जाति भेद, कर्मकांड और पाखंड का विरोध किया। उनकी भाषा सरल और आम जनता की थी। दूसरी ओर सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई जैसे कवियों ने सगुण भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास ने कृष्ण भक्ति, तुलसीदास ने राम भक्ति और मीराबाई ने प्रेम भक्ति को केंद्र में रखा। इस काल में रामचरितमानस और सूरसागर जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई। हिंदी साहित्य ने इस समय केवल धार्मिक भावनाओं को नहीं, बल्कि सामाजिक समस्याओं और मानवीय मूल्यों को भी अभिव्यक्त किया।
13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हिंदी साहित्य के जनभाषा में रचनाएं कर साहित्य को आम लोगों के से जोड़ा और भारतीय सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया। नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय चित्रकला की प्रशंसित टिप्पणी कीजिए। देखिए, मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय चित्रकला का विकास 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच अलग अलग क्षेत्रों में उदय होने लगा। इसे क्षेत्रीय चित्रकला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्थानीय परंपरा और धार्मिक विश्वासों और सामाजिक जीवन पर आधारित थी। राजस्थान, गुजरात, मालवा, दक्कन और बंगाल इसके प्रमुख केंद्र थे। पश्चिमी भारत में विकसित चित्रकला पर जैन धर्मों का गहरा प्रभाव था। जैन ग्रंथों को चित्रों के माध्यम से सजाया जाता था। इन चित्रों में चमकीले रंग, सपाट और आकृतियां, बड़ी आंखें और सीमित पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। चित्रों का उद्देश्य सौंदर्य के साथ धार्मिक शिक्षा देना था। दक्कन क्षेत्र में विकसित चित्रकला पर फारसी संस्कृति का प्रभाव अधिक था। यहाँ के चित्रों में प्राकृतिक दृश्य, पत्तियां पत्तियां, मानव भावनाएं और दरबारी जीवन की दर्शाया गया रंगों में गहराई और कलात्मक दिखाई देती है। क्षेत्रीय चित्रकला ने आगे चलकर मुगल और राजस्थानी चित्रकला के विकास की नींव रखी। यह कला केवल राजाओं तक सीमित नहीं थी बल्कि धार्मिक संस्थाओं और आम समाज से जुड़ी हुई थी। क्षेत्रीय चित्रकला मध्यकालीन भारतीय कला विविधता, सांस्कृतिक चेतना और स्थानीय जीवन को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। दरगाहों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दरगाह क्या होता है आपको पता है ना? दरगाह सूफी संतों की समाधि को कहा जाता है। दरगाह जो है, दिल्ली सल्तनत काल में दरगाहें धार्मिक धार्मिक के साथ साथ सामाजिक जीवन का भी प्रमुख केंद्र बन गई थी। ठीक है, जीवन का भी क्या थे, प्रमुख केंद्र बन गए थे। यहाँ लोग ईश्वर की कृपा पाने, मनोकामना पूरी होने, प्रार्थना करने और मानसिक शांति के लिए आते थे दरगाह में। दरगाहों में उर्स का आयोजन किया जाता था जिसमें संत की पुण्यतिथि मनाई जाती थी। कव्वाली, लंगर और सामूहिक लंगर क्या होता था कि लाइन में लगाकर जो भोजन दिया जाता था। ठीक है, तो लंगर, सामूहिक प्रार्थना दरगाहों की विशेष पहचान थी। दरगाहों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग समान श्रद्धा से यहाँ आते थे। सूफी संत प्रेम, करुणा, सेवा और मानवता का संदेश देते थे। इसी कारण दरगाहें आम जनता के बहुत करीब थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। दरगाहें केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सामाजिक मेल जोल और सांस्कृतिक एकता का केंद्र भी थी। यहाँ लोगों को जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठकर एकता का अनुभव होता था। दरगाहों ने सल्तनत काल में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता को मजबूत किया। प्रश्न नंबर 7 है आपका, सल्तनत काल में कृषि संबंधों की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत काल में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे आधारशिला समझ लो कि कृषि पे आधारित थे लोग ज्यादातर। जो भी कार्य राज्य का जो भी सबसे बड़ा कार्य मतलब होता था वो कृषि के आधार पर होता था। मतलब कृषि से आय अर्जित होते थे और इसी के अकॉर्डिंग कोई काम होता था। भूमि पर राज्य का अधिकार माना जाता था और किसान भूमि पर खेती करते थे। किसान से लगान वसूला जाता था जो सामान्यतः उपज का एक बड़ा भाग होता था। यह लगान नकद या अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था। लगान वसूली में मुकदम, खूट और जमींदारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये लोग राज्य और किसान के बीच मध्यस्थ का काम करते थे।
अलाउद्दीन खिलजी के समय कृषि व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए। भूमि की माप करवाई गई और निश्चित कर लगाया गया, जिससे राज्य की आय बढ़ी। हालांकि इन सुधारों ने किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। मतलब ऐसा करने से किसानों पर दबाव बढ़ा, मतलब किसानों को बोझ बढ़ गया। किसानों की स्थिति कमजोर थी और वे अक्सर कर्ज में फंसे रहते थे। प्राकृतिक आपदाओं या फसल खराब होने पर भी कर में छूट बहुत कम मिलती थी। सल्तनत काल में कृषि संबंध शोषण आधारित थे, जहां राज्य का उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना था। किसानों के हितों की रक्षा के लिए अस्थायी व्यवस्था नहीं थी। मतलब कि राज्य क्या करते थे, सिर्फ राजस्व यानी रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते थे, किसानों के लिए नहीं सोचते थे। ठीक है। सल्तनत काल की कृषि व्यवस्था राज केंद्रित और किसान विरोधी थी, जिसमें किसानों का जीवन कठिन बना रहा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासक वर्ग और की क्या करना संरचना पर चर्चा कीजिए। दिल्ली सल्तनत का शासक वर्ग कई जातीय और सामाजिक समूहों में मिलकर बना था। प्रारंभिक काल में तुर्क संगत शासक वर्ग के में प्रमुख थे, लेकिन समय के साथ साथ अफगान, ईरान और भारतीय मुसलमान के भी इसमें शामिल हो गए। सुल्तान इस वर्ग को सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान जो थे इस वर्ग का उच्च 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 सर्वोच्च अधिकारी होता था। शासक वर्ग में अमीर, मलिक, उलेमा, सैन्य अधिकारी और उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग शामिल थे। ये लोग शासन चलाने, सेना संगठित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करते थे। उलेमा धार्मिक मामले में सुल्तान को सलाह देते थे। एकता प्रणाली के माध्यम से अधिकारियों को भूमि दी जाती थी, जिससे उनका आर्थिक आधार मजबूत होता था। हालांकि शासक वर्ग के भीतर आपसी संघर्ष और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। समय के साथ भारतीय मुसलमानों की भूमिका बढ़ी, जिससे शासन में अस्थायी तत्वों का समावेश हुआ। फिर भी सत्ता का यह केंद्र सुल्तान और उसके निकटतम अमीरों के हाथ में ही रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है स्टूडेंट, एकता प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। एकता प्रणाली एकता प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था थी। इस प्रणाली के अंतर्गत सुल्तान अपने अधिकारियों और सैनिकों को वेतन देने के स्थान पर भूमि से कर वसूलने का अधिकार देता था। इस भूमि को इक्ता कहा जाता था और इससे पाने वाले अधिकारी को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। इक्तादार का कार्य केवल कर वसूलना और सेना का खर्च निकालना होता था। भूमि का स्वामी वह नहीं माना जाता था। सुल्तान जब चाहे इक्ता वापस ले सकता था या फिर बदल सकता था। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना और सेना को बनाए रखना था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इक्ता प्रणाली पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। इक्तादारों की आय की जांच की जाती थी ताकि वे किसानों का शोषण न करें। तुगलक काल में इस व्यवस्था में ढील दी गई, जिसमें भ्रष्टाचार और व्यवस्था बढ़ी। एकता प्रणाली ने प्रशासन और सैन्य संगठन को मजबूत किया, लेकिन किसानों पर कर का बोझ बढ़ा। कई बार इक़्तिदार अपने स्वार्थ के लिए अधिक कर वसूलते थे। एकता प्रणाली सल्तनत काल की प्रशासनिक रीढ़ थी, लेकिन इसकी सफलता शासक की निगरानी पर क्या करती थी, निर्भर करती थी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है स्टूडेंट, 15वीं शताब्दी में नगरीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसका प्रमुख मुख्य कारण दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था और व्यापार का विकास और सैन्य गतिविधियां थी। इस काल में कई नए नगरों की स्थापना हुई और पुराने नगरों का विस्तार हुआ। दिल्ली, दौलताबाद, लाहौर, आगरा और गुलबर्गा जैसे नगर प्रशासनिक केंद्र बने। इन शहरों में सुल्तान का दरबार, सरकारी कार्यालय और सैनिक छावनियां स्थापित थी। इससे बड़ी संख्या में अधिकारी, सैनिक और कारीगर यहाँ आकर बस गए। व्यापार और शिल्प के विकास से बाजारों का विस्तार हुआ। शहरों में अलग अलग पेशों के लिए मोहल्ले बने। कारीगर, व्यापारी, साहूकार और मजदूर वर्ग जीवन का हिस्सा बना। सरकारों, सरायों और मंडियों का निर्माण हुआ, जिससे आवागमन का और
आसान हो गया। हालांकि नगरों में सुविधाओं के साथ साथ समस्याएं भी थी। भीड़, गंदगी और सामाजिक असमानताएं आम थी। फिर भी नगर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक अवसर प्रदान करते थे। स्टूडेंट्स, मेरे पास टाइम की कमी है, आप लोग क्या करें, इसे पढ़ लीजिए वीडियो को रखकर। हिंदी साहित्य के विकास के संदर्भ में क्षेत्रीय भाषा के उदय की सामाजिक पृष्ठभूमि पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। और यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है, आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये है, विजयनगर राज की प्रकृति पर वर्णन कीजिए। ये आप लोग पढ़ लीजिए। 13 है आपका, मस्जिद मस्जिद स्थापत्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है आपका, 13वीं से 15वीं शताब्दी में ऋण यानी कर्ज और बैंकिंग प्रथाओं की चर्चा कीजिए। इन प्रथाओं ने सल्तनत काल में व्यापार को किस प्रकार बढ़ावा दिया, बताना है। आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए। 15 नंबर में आपका है, दिल्ली सुल्तानों की सड़क डाक प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 16 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के उदय और विस्तार की चर्चा कीजिए। 17 अरबी और फारसी इतिहास लेखन परंपरा है। 13वीं से 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के उदय के कारण का क्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए। 9 नंबर आपका है, मुक्ति या इक़्तिदार की शक्तियां और इनके कार्य क्या थे, ये बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए आपके सामने, वैदांतिक परंपराएं पर टिप्पणी लिखिए। ये आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरह से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए आपको, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जो आपके एग्जाम में देखेंगे। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको जाइए, पीडीएफ के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आप लोग जाइए टेलीग्राम में, टेलीग्राम में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग आसानी से। और इसमें पासवर्ड लगा होगा, पासवर्ड आपको इंस्टा में मिलेंगे, ठीक है। इंस्टा में आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टा का, इंस्टा में जाइएगा, मैसेज कीजिएगा और डिसिप्लिन से आप लोग पासवर्ड मांगेगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जहाँ से बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।